हेलो दोस्तों, वेलकम टू रंजीत जीएस सेंटर। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो है मौर्य काल से संबंधित जितने भी पीवाईक्यू है दोस्तों घटना चक्र से, उन सभी पीवाईक्यू जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, हर स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चंस है, उसको दोस्तों ऑप्शन के साथ उसके जो है एक्सप्लेनेशन सहित इस वीडियो में डिटेल्स अध्ययन करेंगे और सारे फैक्ट्स को दोस्तों याद कर लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, इस चैनल पर जो है प्राचीन इतिहास का सीरीज का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। प्राचीन इतिहास घटना चक्र करके प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और प्राचीन इतिहास से संबंधित जितने भी वीडियो अभी तक डाल चुके हैं दोस्तों, उसको आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस चैनल पर जो है मॉडर्न हिस्ट्री घटना चक्र का भी प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जो कि कंप्लीट हो चुका है। उस वीडियो को भी आप जाके देख सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, ये मौर्य प्रशासन या मौर्य काल से संबंधित जितने भी पीवाईक्यू होंगे इस वीडियो में, उस सभी पीवाईक्यू को दोस्तों जो है एक्सप्लेनेशन के साथ अध्ययन करेंगे। और इस वीडियो में दोस्तों लगभग आपको 125 प्लस पीवाईक्यू होगा। उन सभी पीवाईक्यू का दोस्तों थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ अध्ययन करेंगे, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित गया था। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है दोस्तों ये स्थापित किया गया था किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन देखिएगा दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की गणना जो है भारत के महान शासक में होती है। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा दोस्तों ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम जो है राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया था। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना राजवंश है दोस्तों? तो इसमें गुप्त वंश दिया है, वर्धन वंश दिया है, कुषाण वंश दिया है, मौर्य वंश दिया है। तो सबसे पुराना राजवंश दोस्तों मौर्य वंश होगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा, चूंकि ये दोस्तों 321 से 185 बीसी तक का काल को दोस्तों मौर्य काल से जाना जाता है। जैसे देखिएगा दिए गए विकल्प में मौर्य राजवंश सबसे प्राचीन है। इसका समय जो है 321 से 185 बीसी तक था। मौर्य राजवंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसके बाद दोस्तों कुषाण वंश, गुप्त राजवंश जो 319 से 550 ईस्वी तक था। उसके बाद है वर्धन राजवंश, इन्होंने प्राचीन भारत पर शासन किया था। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है दोस्तों वह है विशाखदत्त। विशाखदत्त की दोस्तों जो है रचना है मुद्रा राक्षस। उसमें दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विशेष रूप से वर्णन किया गया है। किसके? विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस में है। ये एक्सप्लेनेशन देखिएगा, विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को जो है नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को विरसल तथा कुलहीन भी कहा गया है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे जो है सेंडोकोटस कहा गया था? तो ये सेंडोकोटस जो है दोस्तों जस्टिन के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कहा गया था, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, विलियम जोन्स जो है ये पहला विद्वान था जिन्होंने सेंडोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। विलियम जोन्स। एरियन और प्लूटार्क दोस्तों ये दोनों ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णन किया है। ये सेंडोकोटस विलियम जोन्स और एरियन प्लूटार्क दोस्तों एंड्रोकोटस, जबकि जस्टिन ने दोस्तों सेंडोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। किसने? जस्टिन ने। तो आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंडोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया है? तो ये विलियम जोन्स ने किया है। इसको ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निम्न में से किसने सैंडोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो ये जस्टिन ने किया है। उसके बाद है दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे दोस्तों, ये कौटिल्य जो थे ये प्रधानमंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे कौटिल्य। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, कौटिल्य जो है इतिहास में विष्णुगुप्त या चाणक्य इन दो नामों से विख्यात है। जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक छत्र सम्राट बना तो कौटिल्य प्रधानमंत्री, महामंत्री तथा प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुआ। उन्होंने राजनीति शास्त्र पर अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की और यह भारत में राज शासन के ऊपर उपलब्ध प्राचीनतम रचना है। नेक्स्ट है दोस्तों चाणक्य। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो ये विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। ये किसका पुत्र था दोस्तों? देखिएगा, ऋषि चनक के पुत्र थे। ऋषि चनक ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लिखित कौटिल्य तथा एक पदखंड में उल्लिखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती है। पुराणों में उसे द्विजर्षभ यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, चाणक्य का अन्य नाम था दोस्तों, तो इसका अन्य नाम था विष्णुगुप्त, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों 10 नंबर, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक शासन के सिद्धांत की पुस्तक है दोस्तों, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। एक्सप्लेनेशन देखिएगा दोस्तों, कौटिल्य यानी चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र जो है शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है। ये सप्तांग सिद्धांत याद रखिएगा। अर्थशास्त्र से तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी मिलती है या प्राप्त होती है। उसके बाद दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था दोस्तों? तो राज्य का 7वां अंग जो था ये मित्र था। ये देखिएगा मित्र था, यही ऊपर का एक्सप्लेनेशन में जो बताया ये अर्थशास्त्र के में जो है दोस्तों सप्तांग सिद्धांत जिक्र किया गया है, जिसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत में पहला राजा होता था, दूसरा अमात्य होता था, तीसरा जनपद होता था, चौथा दुर्ग होता था, पांचवा कोष होता था, छठा दंड होता था एवं 7वां दोस्तों मित्र की व्याख्या मिलती है। तो इसमें जो है दोस्तों मित्र ही हो जाएगा 7वां अंग सप्तांग सिद्धांत का। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, सुहृद या मित्र राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग है। सुहृद या मित्र राज्य के कान होते थे दोस्तों, ये राज्य के कान होते थे, एक तरह से गुप्तचर। राजा के मित्र शांति एवं युद्ध काल दोनों में ही उसकी सहायता करते थे राजा की। इस संबंध में कौटिल्य जो है सहज यानी आदर्श और कृत्रिम मित्र में भेद करते हैं। सहज मित्र और कृत्रिम मित्र से अधिक श्रेष्ठ होता है। सहज मित्र जो है दोस्तों ये कृत्रिम मित्र से अधिक श्रेष्ठ होता है। जिस राजा के मित्र लोभी, कामी और कायर होते हैं उनका विनाश अवश्यंभावी है, ये कौटिल्य के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखिएगा दोस्तों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो दोस्तों कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों के बारे में बताया गया है। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है अपितु राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक नीतियों पर ही प्रकाश डाला गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है दोस्तों? तो ये कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र बुक है इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। उसके बाद दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसके शासनकाल में डिमेकस जो है ये भारत आया था? तो ये डिमेकस दोस्तों बिंदुसार की राजसभा में आया था
और ये सीरिया के राजा एंटियोकस का दोस्तों राजदूत था। इसको याद रखिएगा। देखिएगा, स्ट्रैबो के अनुसार दोस्तों सीरिया के राजा एंटियोकस ने डीमेकस या डायमेकस नामक अपना राजदूत बिंदुसार की राजसभा में भेजा था। और यह दोस्तों डीमेकस जो है यह मेगास्थनीज के जगह पर आया था। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि मेगास्थनीज जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य में के दरबार में आया था। उसके बाद है दोस्तों पाटलिपुत्र। और मेगास्थनीज दोस्तों किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का। ये भी याद रखिएगा, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। इसके बाद दोस्तों इसके जगह पर जो है डीमेकस आया था। ये सीरिया के राजा एंटियोकस के द्वारा राजदूत बनाकर भेजा गया था बिंदुसार की सभा में। 15 नंबर है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल जो है मुख्यतः बना है दोस्तों, तो ये लकड़ी का बना है, याद रखिएगा। देखिएगा, बिहार में पटना जो है के समीप, पटना जिसको दोस्तों पाटलिपुत्र कहते थे प्राचीन नाम, के समीप बुलंदी बाग और कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवन के अवशेष प्रकाश में आया है। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। स्पूनर याद रखिएगा। बुलंदी बाग से जो है नगर के परकोटे के अवशेष मिले हैं, नगर के परकोटे के अवशेष मिले हैं। और कुम्हरार से दोस्तों राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो किस प्राचीन नगर के दोस्तों? तो ये पाटलिपुत्र नगर का दोस्तों अवशेष कुम्हरार में से मिले हैं। सी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था दोस्तों। तो ये बुलंदी बाग जो था दोस्तों ये पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम था। देखिएगा, बुलंदी बाग पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान था। यहाँ से उत्खनन में लकड़ी के विशाल भवन के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर को है। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी दोस्तों? तो ये दक्कन के विजय की प्राप्त दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में दक्षिण भारत की विजय केवल दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ही प्राप्त किया था, तो इसलिए कहा जाता है दक्कन की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में दोस्तों अशोक के अभिलेख, जैन और तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं दक्षिण भारत में, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि अशोक एकमात्र कलिंग विजय ही किया था। क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता है बिंदुसार को, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य होगा। जैन और तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करता है। 19 नंबर दोस्तों, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था? तो ये दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे पहली बार जीता था, मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, कैसे पता चला कि ये इसको पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य ही जीता था। तो राजनैतिक तौर पर लगभग समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। प्रारंभिक विजय के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक के प्रदेश में फैल गया। रुद्रदामन के अभिलेख से पश्चिम भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। पश्चिम भारत पर दोस्तों रुद्रदामन के अभिलेख से जो है चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार का प्रमाणित होता है। जैन ग्रंथों के अनुसार जो है सौराष्ट्र जो गुजरात में है दोस्तों के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। अवंती दोस्तों मालवा प्रांत में आता है, मालवा क्षेत्र में। उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य का विस्तार दोस्तों पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत
से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक तथा उत्तर में हिमालय की श्रेणी या श्रृंखला से लेकर दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत था। नेक्स्ट है दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। किस अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव दोस्तों पश्चिम भारत पर था? ये रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था दोस्तों। अब देखिएगा ये जो है दोस्तों 150 ईस्वी का है दोस्तों रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। इसमें अनर्त और सौराष्ट्र गुजरात प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य का अंग था या मौर्य साम्राज्य में शामिल था। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है दोस्तों ये रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से प्राप्त होता है। उसके बाद दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, सेल्यूकस निकेटर को दोस्तों अलेक्जेंडर के द्वारा सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों इन्होंने ही सेल्यूकस निकेटर को हराया था। एक्सप्लेनेशन देखिएगा। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक, सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग का शासक था दोस्तों सेल्यूकस। इस पर सेल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 बीसी में ईसा पूर्व में परास्त किया था। कब? 305 बीसी में दोस्तों सेल्यूकस को मतलब सेल्यूकस की जो सेना थी उसको पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो 305 बीसी में। उसके बाद दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 24 नंबर जो है ये मानचित्र दिया गया है, ठीक है दोस्तों, ये मानचित्र दिया गया है और दिया गया मानचित्र जो है दोस्तों ये किससे संबंधित है? क्वेश्चन पूछ रहा है 24, दिया गया मानचित्र संबंधित है तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये जो है मानचित्र देखिएगा ये अशोक के शासन से संबंधित है दोस्तों। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, अशोक से। और उसके शासन काल के अंतिम समय में दोस्तों इस तरह का केंद्रीय व्यवस्था थी, मतलब दक्षिण तक ये मैसूर तक दोस्तों भारत जो है इतना पर शासन था अशोक का। ठीक है दोस्तों, यहाँ दिया हुआ है अशोक। उक्त मानचित्र अशोक के साम्राज्य को दर्शाता है। अशोक के शिलालेखों तथा स्तंभ लेखों से अशोक के साम्राज्य की ही सही जानकारी प्राप्त होती है। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर, असम इसमें नहीं है दोस्तों, इस पार्ट में देखिएगा असम नहीं है, असम नहीं है। तो असम और सुदूर दक्षिण यानी सबसे दक्षिण, असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष अशोक साम्राज्य के अंतर्गत था। 25 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अशोक। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो दोस्तों अशोक के साम्राज्य में अफगानिस्तान भी सम्मिलित था, बिहार भी था, कलिंग भी था। ये श्रीलंका दोस्तों अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। एक्सप्लेनेशन देखिएगा दोस्तों। श्रीलंका जो है अशोक के साम्राज्य में स्थित नहीं था। अशोक के द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य,
सतीयपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी यानी श्रीलंका इसको छोड़कर सर्वत्र था। यानी ये अशोक का अधिकार जो है दोस्तों भारत में चोल, पांड्य, सतीयपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी को छोड़कर सर्वत्र सभी जगह था, क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। किस अभिलेख में दोस्तों दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा द्वितीय मुख शिलालेख में जो है ये दक्षिण भारत का उल्लेख हुआ है। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, अशोक के अभिलेख को 3 वर्ग में विभाजित किया गया है। शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख। अशोक के द्वितीय बृहद शिलालेख में चोल, पांड्य, सतीयपुत्र, केरलपुत्र आदि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है। किसमें? द्वितीय बृहद शिलालेख में। उसके बाद दोस्तों 28 नंबर 28 है दोस्तों, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था। तो ये भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण दोस्तों अशोक ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, एक्सप्लेनेशन देखिएगा, सम्राट अशोक युद्ध के लिए इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ जितना एक धर्म विजेता और लोकोपकारी कार्यों से प्रसिद्ध हुआ। वह न केवल मानव वरन संपूर्ण प्राणी जगत के प्रति उदारता का दृष्टिकोण रखता था। इसी कारण जो है उसे पशु पक्षियों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया था उसने। अशोक ने लोकहित के लिए छायादार वृक्ष, धर्मशालाएं बनवाई, कुएं भी खुदवाए। अशोक ने ही अपने शासनकाल में मनुष्यों व पशुओं के लिए उपयोगी औषधियों के लिए प्रथम अस्पताल, औषधालय एवं औषधि बागों का निर्माण करवाया था। उसके बाद है दोस्तों 29 नंबर, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है दोस्तों, इसका प्रमाण है देवानामपिय की उपाधि। इससे पता चलता है कि अशोक बौद्ध धर्म होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी थी। देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन, अशोक 272 ईसा पूर्व के लगभग मगध के राज सिंहासन पर बैठा तथा 269 ईसा पूर्व के लगभग 4 साल के बाद दोस्तों, ये 273 कहीं कहीं पर आता है, उसका राज्याभिषेक हुआ। उसके अभिलेख में सर्वत्र उसे देवानामप्रिय या देवानामप्रियदर्शी कहा गया है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। इससे उसकी हिंदू धर्म में आस्था के संकेत मिलते हैं, ये देवानामप्रिय वर्ड से। 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है। किस स्रोत से? कि अशोक के राज्यकाल में दोस्तों या शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति जो है हुआ था पाटलिपुत्र में। तो ये दोस्तों दीपवंश और महावंश के अनुसार दोस्तों ये पता चलता है कि अशोक के शासनकाल में ही तृतीय बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। तो 2-3 हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट। आइए एक्सप्लेनेशन देखिएगा दोस्तों, सिंहली अनुश्रुति है दीपवंश और महावंश। इसके अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति हुई और इसकी अध्यक्षता मोक्लिपुत्तिस नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने किया था। 31 नंबर दोस्तों, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो अशोक के समय दोस्तों बौद्ध सभा, तृतीय बौद्ध सभा, जिसके अध्यक्ष मोक्लिपुत्तिस थे दोस्तों, पाटलिपुत्र में किया गया था। 32 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो ये चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार और दशरथ। इसमें दोस्तों बौद्ध धर्म के अनुयायी पूछ रहा है। तो चंद्रगुप्त जो था दोस्तों ये जैन धर्म के अनुयायी थे। बिंदुसार जो थे दोस्तों ये आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। तो ये दोनों कट गया दोस्तों। तो अशोक और इसका पौत्र था दशरथ, ये दोनों दोस्तों बौद्ध धर्म के अनुयायी थे।
तो सही उत्तर हो जाएगा 2 और 4, ये याद रखिए। और ये भी आप याद रख सकते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट दोस्तों कि चंद्रगुप्त जैन धर्म से और बिंदुसार आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे। एक्सप्लेनेशन यहाँ देखिएगा दोस्तों, दिया हुआ है कि मौर्य शासकों अशोक और उसका पौत्र यानी पोता ग्रैंडसन दोस्तों दशरथ बौद्ध धर्म के फॉलोवर या अनुयायी थे। दशरथ भी अशोक की तरह देवा नाम पिया की उपाधि धारण करता था, दशरथ भी अशोक की तरह। उसके बाद 33 नंबर दोस्तों, रज्जुक कौन थे? तो रज्जुक दोस्तों मौर्य शासन में जो है ये जिलाधिकारी के समान थे। वो आधुनिक जो जिलाधिकारी है दोस्तों उसके समान थे मौर्य शासन में रज्जुक। और ये दोस्तों न्याय और राजस्व दोनों के प्रधान थे, इसको जरूर याद रखिएगा। देखिएगा एक्सप्लेनेशन, अशोक के अभिलेख में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। अपने चौथे स्तंभ लेख में अशोक रज्जुकों में पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए कहता है कि जिस प्रकार, किस अभिलेख में? चौथा स्तंभ लेख में, जिस प्रकार माता पिता योग्य धात्री के हाथों में बच्चे को सौंपकर आश्वस्त हो जाता है, उसी प्रकार मैंने ग्रामीण जनता के सुख के लिए रज्जुकों की नियुक्ति की है। रज्जुकों की स्थिति जो है दोस्तों ये आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व और न्याय दोनों क्षेत्र में अधिकार प्राप्त थे। उसके बाद दोस्तों 34 नंबर, सार्थवाह किसे कहते हैं? ये व्यापारियों के काफिले को दोस्तों सार्थवाह कहते हैं, तो इसको जरूर याद रखिएगा। व्यापारी के काफिले को सार्थवाह कहते हैं। देखिएगा मौर्य काल में व्यापारी काफिले यानी कारवां को सार्थवाह की संज्ञा दी गई थी और इसका उल्लेख जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्राप्त होता है। 35 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं है दोस्तों? तो मौर्य प्रशासन का भाग रज्जुक था, युक्त था, प्रादेशिक था। ये अग्रहारिका जो है दोस्तों ये मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। अग्रहारिक याद रखिएगा, अग्रहारिक जो था ये अधिकारी दोस्तों मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। तो आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अशोक के लेखों में उसके प्रशासन के कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारी के नाम मिलते हैं। अशोक के तृतीय शिलालेख में 3 पदाधिकारी के नाम दोस्तों मिलते हैं तृतीय शिलालेख में, और ये 3 पदाधिकारी है युक्त। ये दोस्तों जिला के अधिकारी होते थे जो राजस्व वसूलते थे, और राजूक जो होते थे दोस्तों ये पहले केवल राजस्व विभाग का ही कार्य करते थे, किंतु बाद में उन्हें न्यायिक अधिकार भी प्रदान किया गया है। किसको? राजूक को। प्रादेशिक दोस्तों यह मंडल का प्रधान अधिकारी होता था प्रादेशिक, और यह वर्तमान में दोस्तों संभागीय आयुक्त की तरह इसे न्याय का भी कार्य करना पड़ता था। किसको? प्रादेशिक को। याद रखिएगा इसको। 36 नंबर दोस्तों, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने करवाया था, इसको याद रखिएगा। देखिएगा सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था, और इस स्तंभ के शीर्ष पर जो है सिंह की आकृति बनी है जो कि शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है, और यह स्तंभ मौर्ययुगीन वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। मौर्ययुगीन सभी स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित थे, तो इसको भी याद रखिएगा। मौर्ययुगीन सभी स्तंभ जो है चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं दोस्तों? तो ये सांची को जो है जिसको अशोक ने बनवाया था दोस्तों, इसको सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं। सांची के स्तूप जो मध्य प्रदेश में है। देखिएगा दोस्तों इसमें लिखा हुआ है कि स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने कराया था, और इस स्तूप का आरंभिक काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व था, अतः सी उत्तर सही होगा दोस्तों। जबकि भरहुत का स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। सांची और भरहुत के स्तूपों की खोज जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। नेक्स्ट है अमरावती का स्तूप दोस्तों आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है।
कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में इस स्तूप का पता लगाया था। अमरावती स्तूप जो आंध्र प्रदेश में। सारनाथ का धमेख स्तूप दोस्तों ये गुप्तकालीन है, जो बिना आधार के समतल भूमि पर बनाया गया है। कौन? सारनाथ का धमेख स्तूप। 38 नंबर देखिएगा, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। 39 नंबर दोस्तों, सांची का स्तूप किसने बनवाया? डी अशोक ने बनवाया। 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, इधर स्थान दिया है, इधर स्मारक या भागना व शेष दिया है। तो आइए इसका मिलान करते हैं, मैचिंग करते हैं दोस्तों। तो ये कौशाम्बी जो है दोस्तों ये घोषिताराम मठ है। घोषिताराम मठ जो है दोस्तों ये कौशाम्बी में स्थित है। कुशीनगर जो है दोस्तों ये रानाभर स्तूप है, यहाँ पर कुशीनगर में रानाभर स्तूप। सारनाथ जो है दोस्तों यहाँ पर जो है धमेख स्तूप स्थित है सारनाथ में, याद रखिएगा। और श्रावस्ती में दोस्तों सहेत महेत स्थित है। तो सहेत महत स्मारक जो है दोस्तों ये श्रावस्ती में स्थित है, याद रखिएगा। सारनाथ धमेख स्तूप स्थित है, कुशीनगर में रानाभर स्तूप है, कौशाम्बी में घोषिताराम मठ है। उसके बाद दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थान पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो उन्होंने कैसे कैसे गया था दोस्तों, उसके बारे में किस पर सबसे पहले कहा गया था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले जो उन्होंने लुम्बिनी गया था। ठीक है दोस्तों, यानी चौथा हो जाएगा पहले। तो चौथा दोस्तों दोनों में दिया है। तो अब देखते हैं लुम्बिनी से दोस्तों ये कपिल वस्तु गया था। ठीक है, कपिल वस्तु गया था दोस्तों, लुम्बिनी से ये कपिल वस्तु गया था। कपिल वस्तु के बाद ये गया गया था। ठीक है दोस्तों, गया के बाद ये सारनाथ गया था, सारनाथ के बाद ये कुशीनगर गया था, और कुशीनगर के बाद ये श्रावस्ती गया था। तो इसका ऑर्डर होगा पहले लुम्बिनी, उसके बाद कपिल वस्तु, उसके बाद गया, उसके बाद सारनाथ, उसके बाद कुशीनगर, उसके बाद श्रावस्ती। ये दोस्तों अशोक सम्राट अशोक के तीर्थ यात्रा का मार्ग है, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए 4 2 1 5 3 6। ठीक है दोस्तों, इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, वहीं दिया है। अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट तथा विहार यात्राएं रोक दी तथा उनके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ की। वह महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों से पवित्र हुए स्थानों में राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद, ये 8वां शिलालेख में मिलता है दोस्तों, बोध गया तथा 20 वर्ष बाद रुक्मिणीदेवी अभिलेख रुक्मिणीदेवी गया तथा उनकी पूजा की। इतिहासकार विसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक इंडियन लीजेंड ऑफ अशोक में साहित्य साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की जो है दोस्तों किसके साथ? उपगुप्त के साथ अशोक की धर्म यात्राओं का क्रम इस प्रकार दिया है कि सबसे पहले लुम्बिनी, उसके बाद कपिल वस्तु, उसके बाद बोध गया, उसके बाद सारनाथ, कुशीनगर, उसके बाद श्रावस्ती। नेक्स्ट है दोस्तों अशोक के शिलालेखों इंस्क्रिप्शन में प्रयुक्त भाषा क्या है? तो ये दोस्तों प्राकृत भाषा है, इसको याद रखिएगा, और ब्राह्मणी लिपि अधिकतर। 2 ही दोस्तों अभिलेख है, शहबाज गढ़ी और मानसेहरा, जो दोस्तों खरोष्ठी लिपि में है। बाकी सभी दोस्तों प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में है अशोक का शिलालेख। देखिएगा एक्सप्लेनेशन, अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेख से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेख का विभाजन 3 वर्ग में किया गया है, शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 अलग अलग स्थानों से प्राप्त किए गए हैं दोस्तों। ये स्थान है शहबाज गढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एरारगुडी
और स्वपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। केवल दो जो है दोस्तों, केवल दो अभिलेख शहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मणी न होकर खरोष्ठी में है। तक्षशिला से दोस्तों आर्मेयिक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख सरेकुना नामक स्थान से यूनानी और आर्मेयिक लिपि में लिखा गया द्विभाषीय यूनानी और सीरियाई भाषा के अभिलेख हैं, तथा लंघमान नामक स्थान से आर्मेयिक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। उसके बाद 43 है दोस्तों, निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? तो दोस्तों शहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो है दोस्तों ये दोनों खरोष्ठी लिपि में है। उसके बाद देखते हैं 44 नंबर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? शहबाजगढ़ी। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख, तो ये दोस्तों प्राकृत भाषा में थे। एक्सप्लेनेशन देखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 45 नंबर, ब्राह्मणी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया था? तो ये दोस्तों पत्थर की पट्टी पर पहली बार किया गया था उद्वाचन, पत्थर की पट्टियों पर, ब्राह्मणी लिपि में दोस्तों और प्राकृत भाषा में प्रथम उद्वाचन किया गया था। उसके बाद दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, दिया है कि ब्राह्मणी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टिया, जिसको शिलालेख ही कहा जाता है दोस्तों, इंस्क्रिप्शन उसी को कहता है, पत्थर की पट्टिया को, उस पर उत्कीर्ण अक्षर से किया गया था। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान थे जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने अशोक के अभिलेख को पढ़ने का श्रेय हासिल किया था। जेम्स प्रिंसेप, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यही दोस्तों सबसे पहले अशोक के अभिलेख को पढ़ने का श्रेय पाया था, जेम्स प्रिंसेप ने। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो वही जेम्स प्रिंसेप ने। 47 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। 48 नंबर, ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 49 दिया है कि अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ये जेम्स प्रिंसेप था। 50 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकूटन यानी डिसाइफर किसने किया था? तो ये दोस्तों जेम्स प्रिंसेप ही पहले सबसे पहले अशोक के राजा देशों का सबसे पहले पढ़ा था। विकूटन या डिसाइफर माने पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाइए 51 नंबर क्वेश्चन, वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता चला है दोस्तों। प्राक मतलब दोस्तों प्राकृतिक, तो वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता चला है, तो ये दोस्तों यहाँ पता चला, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अनुराधापुर जो श्रीलंका में है दोस्तों, अनुराधापुर, यहाँ पता चला है ब्राह्मणी लिपि का। देखिएगा, प्राक अशोक ब्राह्मणी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला है। कुछ और स्थानों के अभिलेखों से इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिला है, जिनके नाम है दोस्तों पिपरहवा, सोहगौरा और महास्थान। यहाँ से भी जो है दोस्तों ये साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन आइएगा, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी दोस्तों? तो दाईं ओर से बाईं ओर ये खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये देखिएगा दोस्तों, प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी और इसे पढ़ने का श्रेय माइसम, प्रिंसेप, नोरिस, लॉयसन, कनिंघम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः
उत्तर पश्चिम भारत की लिपि है दोस्तों, खरोष्टी लिपि, जो दाईं से मतलब इधर से दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। 53 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? सी ऑप्शन खरोष्टी लिपि। ये दोस्तों देखिएगा IAS 1997 में पूछा था, इसी को दोस्तों रिपीट किया है बीपीएससी ने 65th बीपीएससी 2019 में। इसलिए दोस्तों प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स जरूर सॉल्व कर लेना चाहिए, चाहे वो यूपीएससी का हो या किसी भी स्टेट पीसीएस का हो दोस्तों। 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अशोक का अपने शिलालेख में सामान्यतः जिन नाम से उल्लेख हुआ है वह है दोस्तों प्रियदर्शी नाम से उल्लेख हुआ है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो प्रियदर्शी के नाम से। इसको जरूर याद रखिएगा, जस्ट वहीं 95 में IAS में पूछा हुआ है प्रियदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 56, अभिलेखों में से किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी या एवं देवा नाम प्रिय के रूप में किया गया है? तो ये अशोक का किया गया है दोस्तों, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर देखिए दोस्तों, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो इन पर बढ़िया पॉलिश है दोस्तों, ये तो सही है। अशोक के स्तंभ पर प्रस्तर स्तंभों पर सबसे बढ़िया पॉलिश किया हुआ है। ये अखंड है, ये भी सही है। स्तंभों का शाफ्ट दोस्तों शुंडाकार है, ये भी सही है। और ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं दोस्तों, ये गलत है। ये संरचना के भाग नहीं है, बल्कि ये दोस्तों पृथक रचना है। ये IAS में पूछा हुआ है दोस्तों 97 में। ये स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है, ये पृथक रचनाएं हैं। देखिएगा एक्सप्लेनेशन, अशोक के प्रस्तर स्तंभ स्थापत्य संरचना के भाग नहीं है, बल्कि ये पृथक संरचनाएं हैं। अन्य 3 प्रश्नगत कथन अशोक के स्तंभ से संदर्भित है, यानी कि यहाँ जो दिया था दोस्तों 3, ये बढ़िया पॉलिश किया हुआ है, ये अखंड है, और स्तंभों का शाफ्ट जो है ये शुंडाकार है। ये तीनों सही है, चौथा गलत है, डी। 58 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है दोस्तों? तो अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मास्की अभिलेख में मिलता है, याद रखिएगा, मास्की अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेख से ही ज्ञात होता है। उसके अभी तक 40 से अधिक अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडेगोलम के लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम भी मिलता है। तो मास्की और गुर्जरा याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 59 नंबर, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेखों में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रान्यो अशोक यानी राजा अशोक उल्लिखित है दोस्तों? तो ये कंगनहल्ली, याद रखिएगा, कंगनहल्ली अभिलेख जो है ये याद रखिएगा। इसमें दोस्तों अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रान्यो अशोक उल्लिखित है कंगनहल्ली अब शिलालेख में। तो वहीं पूछ रहा है किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रान्यो अशोक उल्लिखित है? कंगनहल्ली शिलालेख में। एक्सप्लेनेशन देखिएगा दोस्तों, ये जो है 2019 IAS प्री में क्वेश्चन है, पूछा हुआ है कर्नाटक के गुलबर्गा जिले में दोस्तों भीमा नदी के किनारे कंगनहल्ली में, कहाँ पर? कर्नाटक में दोस्तों, भीमा नदी के किनारे कंगनहल्ली में जो है बौद्ध स्तूप है। यहाँ सम्राट अशोक का रानी के साथ प्रस्तर पर रूप चित्र उत्कीर्ण किया गया है, जिसके नीचे रान्यो अशोक यानी राजा अशोक लिखा हुआ है। 60 नंबर देखिएगा दोस्तों,
निम्नलिखित अभिलेखों में से किस लेख में अशोक नाम उल्लिखित है दोस्तों? तो अशोक नाम जो है ये मास्की अभिलेख में या मास्की शिलालेख में अशोक नाम उल्लिखित है। 61 नंबर दोस्तों, निम्नलिखित अभिलेख में से किस में अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? तो मास्की और गुर्जरा, दोनों अगर दिया रहे दोस्तों तो मास्की और गुर्जरा में से कोई भी होगा, तो गुर्जरा भी सही है। उसके बाद आ जाइए दोस्तों नेक्स्ट 62 देखिए, अशोक का रुम्नीदेयी स्तंभ संबंधित है दोस्तों, तो ये बुद्ध के जन्म से संबंधित है। रुम्नीदेयी स्तंभ लेख बुद्ध के जन्म से संबंधित है। देखिएगा, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद लुम्नी की यात्रा की तथा वहाँ एक शिला स्तंभ रुम्नीदेयी लघु स्तंभ लेख स्थापित किया। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्नी ग्राम का भोग कर माफ कर दिया तथा राजस्व जो है भूराजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। तो याद रखिएगा इसको कि अशोक का रुम्नीदेयी स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से। उसके बाद 63 है दोस्तों, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेखित है किया गया है कहाँ स्थित है? तो ये गुर्जरा लघु शिलालेख दोस्तों मध्य प्रदेश के दतिया जिला में स्थित है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है दोस्तों 64 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया दोस्तों, ये भाबरू स्तंभ लेख है दोस्तों, भाबरू स्तंभ लेख जिसमें अशोक स्वयं को मगध का सम्राट बताया, भाबरू स्तंभ लेख में। देखिए, भाबरू या बैराट स्तंभ लेख में अशोक स्वयं को मगध का सम्राट बताया। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबित प्रमाणित करता है, भाबरू स्तंभ लेख। नेक्स्ट है दोस्तों कालसी प्रसिद्ध है दोस्तों, ये अशोक के शिलालेख के कारण जो है दोस्तों कालसी प्रसिद्ध है। कालसी उत्तराखंड के देहरादून जिला में स्थित है, यहाँ से अशोक का शिलालेख मिला है, इसलिए कालसी का ऐतिहासिक महत्व है। 66 उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति कहाँ मिली थी दोस्तों? तो ये कालसी में। उसके बाद 67 नंबर, कलिंग युद्ध की विजय और क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है दोस्तों? तो ये शिलालेख 13वां शिलालेख में मिलता है, कलिंग युद्ध की विजय के बारे में 13वां शिलालेख में, याद रखिएगा। अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध और इसमें अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें शिलालेख से युद्ध के संदर्भ में साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष बाद 261 BC में घटित हुआ था कलिंग युद्ध, और इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। 68 नंबर क्वेश्चन, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है दोस्तों 13वें शिलालेख से। 69 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो ये अशोक का दोस्तों 12वां शिलालेख जो है ये धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित है पूर्ण रूपेण, शिलालेख नंबर 12, इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अशोक के दीर्घ शिलालेख 12वां में सभी संप्रदाय के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है। ठीक है दोस्तों। 70 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, किसके बारे में? संगम राज्य के विषय में, उनमें सम्मिलित है दोस्तों। तो ये संगम राज्य के बारे में दोस्तों दूसरा और 13वां शिलालेख बताते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। इसमें देखिएगा अशोक के दूसरा और 13वें शिलालेख में संगम राज्य जो है चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र सहित ताम्रपर्णी शिलालेख की सूचना मिलती है, दूसरा और 13वां शिलालेख। ये IAS में पूछा हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दसनी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? किस दसनी राज्य का दोस्तों उल्लेख नहीं है? चोल,
पांड्य सत्यपुत्र का है, सातवाहन का दोस्तों उल्लेख नहीं है अशोक के अभिलेखों में। उसके बाद आ जाइए 72 नंबर क्वेश्चन। टालमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे दोस्तों, ये कहाँ का शासक था? तो टॉलमी फिलाडेल्फस दोस्तों ये इजिप्ट मिस्र का शासक था, और ये अपना राजदूत डैमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। एक्सप्लेनेशन देखिए दोस्तों, मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। किस अभिलेख से? 13वें शिलालेख से, जिनमें एंटियोकस द्वितीय थियोस जो सीरिया का शासक था, तुरमाई या तुरमाई कह सकते हैं दोस्तों ये टॉलमी फिलाडेल्फस द्वितीय जो मिस्र का राजा था, और ये जो है दोस्तों अंतकिनी ये जो है एंटीगोनस या गोतानास मैसिडोनिया या मकदूनिया का राजा था दोस्तों। तीसरा है मग साइरीन का शासक था, और अलिक सुंदर जो अलेक्जेंडर एपाइरस या एपीरस का राजा था। यानी बस आप ये याद रखिए कि 13वें शिलालेख से दोस्तों 5 यवन राजाओं के साथ मैत्री संबंध जो है अशोक के 13वें शिलालेख से पता चला है, और अशोक को दोस्तों 5 यवन राजा के साथ मैत्री पूर्वक संबंध थे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आइए 73 नंबर, अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? तो ये तुरमय जो था दोस्तों ये टॉलमी फिलाडेल्फस मिस्र का राजा था, इजिप्ट का। अब ये देखिए यहाँ देखिए तुरमय टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस जो मिस्र का राजा था। तो याद रखिएगा अशोक का समकालीन तुरमय मिस्र का राजा था। 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया और मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे दोस्तों? किस राजवंश के? तो दोस्तों मौर्य राजवंश के दोस्तों अशोक का संबंध दोस्तों सीरिया और इजिप्ट के साथ थे। सुदूर देश बने अलग अलग देशों के साथ जो दूर तक है स्थित था दोस्तों, उसके साथ जो है जैसे इजिप्ट सुदूर देश हो गया, सीरिया हो गया, तो इसके साथ जो है अशोक का राजनयिक संबंध थे। अशोक किस राजवंश से आते हैं दोस्तों? मौर्य राजवंश से, तो इसके लिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मौर्य राजवंश। 75 देखिएगा, निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। ये दोस्तों स्तंभ अभिलेख 5वें में लिखित है, तो याद रखिएगा स्तंभ अभिलेख 5 में। उसके बाद दोस्तों 76 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेख में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग के लिए सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है दोस्तों? तो ये सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख से जानकारी मिलती है। सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख जो है दोस्तों, इन अभिलेखों में दोस्तों खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग के लिए सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश इस ताम्रपत्र से प्राप्त हुआ है। सोहगौरा ताम्रपत्र जो दोस्तों गोरखपुर जिले में स्थित है। देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन, ये 1998 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गोरखपुर जिले से प्राप्त सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख और बोगरा जिले यानी बांग्लादेश से प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना अशोक कालीन प्राकृत भाषा में हुई है, और उन्हें ईसा पूर्व 3री सदी की ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। ये अभिलेख अकाल के समय में किए जाने वाले राहत कार्य के संबंध में जानकारी देता है। इस अकाल की पुष्टि जैन स्रोत से भी होती है दोस्तों। उसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था? तो ये सही है दोस्तों। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। कलिंग
तो ये भी सही है दोस्तों। और इसलिए दोस्तों अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था, चूँकि कलिंग जो है दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय और समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता था। तो यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, दोनों सही है। और आर जो है दोस्तों एक ही सही स्पष्टीकरण करता है। इसीलिए दोस्तों इसी कारण से अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में विजित किया था और कलिंग युद्ध किया था, जिसमें दोस्तों बहुत क्षति हुआ था, जिससे दुख प्रकट किया था अशोक ने। और ये दोस्तों देखिएगा, ये राज्याभिषेक के जो 269 में इसका राज्याभिषेक हुआ, उसके 8 वर्ष बाद दोस्तों कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट देखिएगा 78 नंबर, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। मौर्यकालीन शासक ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। दूसरा है दोस्तों, भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह किया था। ये गलत है, भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह नहीं किया था। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर जो है भू अनुदान नहीं दिया था, यानी धर्म के आधार पर दोस्तों भू राजस्व या भू अनुदान नहीं दिया था। तो ये सही है, मौर्यकालीन शासकों ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, देखिएगा सी हो जाएगा, ये सही है पर आर गलत है। मौर्यकालीन शासक जो था ये धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, यहाँ दिया हुआ है दोस्तों, धार्मिक आधार पर भूदान का प्रथम साक्ष्य मौर्योत्तर युगीन राजवंश सातवाहन के समय के एक अभिलेख से प्राप्त होता है। सातवाहन के समय दोस्तों दिया जाता था धार्मिक आधार पर भूदान का प्रथम साक्ष्य। मौर्योत्तर युगीन यानी दोस्तों मौर्य काल के बाद के राजवंश थे दोस्तों सातवाहन, उसके समय में के एक अभिलेख से प्राप्त होता है। मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर कोई भूमि दान स्वरूप नहीं दिया था, यानी भूदान भू अनुदान यानी भूमि दोस्तों दान में नहीं दिया था। सातवाहनों ने देना शुरू किया था, मौर्यकालीन शासक ने नहीं दिया था धार्मिक आधार पर। भूमि दान के विरुद्ध कृषकों के विद्रोह का कोई वर्णन नहीं प्राप्त होता है। यह भी फैक्ट जान लीजिए कि भूमि दान के विरुद्ध कृषक का विद्रोह का वर्णन नहीं प्राप्त होता है। 79 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे दोस्तों। और याद रखिएगा मेगास्थनीज जो था ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और सेल्यूकस निकेटर के राजदूत बनकर दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में आया था। ये यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था। अराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में मेगास्थनीज ने काफ़ी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो कुछ भी देखा सुना उसे उसने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध कर दिया। उसके बाद है 80 नंबर क्वेश्चन, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था दोस्तों। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। 81 नंबर क्वेश्चन, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणी में विभाजित किया था दोस्तों। तो ये 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। आइए उन 7 श्रेणी को आप देखिएगा। मेगास्थनीज तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणी में विभाजित किया, जो कि है दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और मंत्री। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। उसके बाद दोस्तों 82 नंबर, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास था नहीं था दोस्तों। तो ये मेगास्थनीज की इंडिका में लिखा है कि प्राचीन भारत में दास था नहीं था। ये यूपी आरओ में दोस्तों 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
83 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है दोस्तों। ये मेगास्थनीज की इंडिका ग्रंथ में लिखा हुआ है। उसके बाद 84 नंबर क्वेश्चन, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इसमें से क्या दंड दिया जाता था दोस्तों? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मृत्यु दंड दिया जाता था। देखिएगा एक्सप्लेनेशन कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्य की विभिन्न समिति द्वारा होता था। इसकी कुल संख्या 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। छठी समिति का कार्य दोस्तों बिक्री कर वसूल करना था। सेल्स टैक्स दोस्तों वसूल करना था छठी समिति का। विक्रय कर मूल्य का 10वां भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था। 85 नंबर, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है दोस्तों। मेगास्थनीज की इंडिका में दोस्तों पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उल्लिखित है। 86 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है दोस्तों? मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण दोस्तों ये मेगास्थनीज के इंडिका पुस्तक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों 87, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ये इंडिका। इंडिका का दोस्तों मूल लेखक कौन है? मेगास्थनीज। 89 देखिएगा, इंडिका का लेखक कौन था? मेगास्थनीज। इंडिका का लेखक कौन था? मेगास्थनीज। वर्तमान नगरपालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है दोस्तों? तो ये जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करना दोस्तों, ये तीसरी समिति का कार्य था। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करना ये मौर्य काल से जारी है नगरपालिका प्रशासन का। इसको याद रखिएगा, ये तीसरी समिति का कार्य था, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करना। देखिएगा दोस्तों एक्सप्लेनेशन है, मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगरपालिका द्वारा चलाया जाता था जिसका प्रमुख नागरक या पूर्व मुख्य था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्य वाली 6 समिति का उल्लेख किया है। इसमें से तीसरी समिति जो थी ये जन्म मृत्यु पंजीकरण का हिसाब रखती थी। वर्तमान में भी यह कार्य नगरपालिका प्रशासन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 92 देखिएगा, मौर्य नरेशों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था संस्कृत, कला व साहित्य, सोने के सिक्के, प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश तक साम्राज्य। तो ये दोस्तों मौर्य नरेशों के बारे में सही कथन जो है संस्कृति, कला और साहित्य का विकास किया था, प्रांतीय विभाजन भी किया था और हिंदू कुश पर्वत दोस्तों पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत तक इसका विस्तार था मौर्य शासन का। ये सोने के सिक्के नहीं प्रकाशित किया था, ये गलत है। यानी कि दोस्तों ये बी को छोड़ के सभी सही है, तो ये ACD ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन से बहुत क्वेश्चन बन सकता है। देखिएगा, मौर्य सम्राटों ने संस्कृति, कला और साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक तक फैला था। दक्षिण में दोस्तों जो वर्तमान उत्तरी कर्नाटक है वहाँ तक फैला था और उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से। पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र और सोपारा तक का संपूर्ण प्रदेश उसके साम्राज्य के अधीन था। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार हिंदू कुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। अशोक के अभिलेख में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के नाम मिलते हैं दोस्तों, इसको जरूर याद रखिएगा। अशोक के अभिलेख में मौर्य साम्राज्य के ये 5 प्रांत दोस्तों, इससे पता चलता है कि प्रांतीय विभाजन हुआ था। देखिएगा वो 5 प्रांत कौन कौन थे दोस्तों? ये 5 प्रांत थे दोस्तों, उत्तरापथ, अवंतीरट, कलिंग, दक्षिणापथ और प्राच्य या पूर्वी प्रदेश। स्वर्ण सिक्कों को दोस्तों भारत में प्रचलित करने का श्रेय जो है ये हिंद यवन इंडो ग्रीक शासक को है। इंडो ग्रीक शासक जो है दोस्तों इन्होंने ही सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के का प्रचलन भारत में किया था।
उसके बाद 93 देखिएगा, भाग एवं बलि क्या थे दोस्तों? तो ये राजस्व के सोर्स थे मौर्य प्रशासन में, भाग और बलि। भाग और बलि दोस्तों प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था, वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग का अधिकारी होता था। इस कर को भाग कहते थे। इसी प्रकार बलि भी दोस्तों राजस्व का स्रोत था। 94 देखिएगा, मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी के द्वारा जो है एकत्रित किया जाता था दोस्तों? तो ये भूमि कर जो था ये शीताध्यक्ष के द्वारा दोस्तों क्या किया जाता था? एकत्रित किया जाता था, कलेक्ट किया जाता था शीताध्यक्ष के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। मौर्य काल में शीताध्यक्ष जो है ये कृषि भूमि का अध्यक्ष था, शीताध्यक्ष, और वही भूमि कर वसूलने का कार्य करता था। जबकि अग्रोनोमोई, ये अग्रोनोमोई जो था दोस्तों ये जिले के अधिकारियों को कहा जाता था। अग्रोनोमोई, ये जो ऑप्शन में दिया है देखिएगा, अग्रोनोमोई ये जिले के अधिकारी थे। शुल्काध्यक्ष जो था दोस्तों इसमें जो दिया है, ये विभिन्न प्रकार के व्यवसाय और व्यापार कर वसूलता था। शुल्काध्यक्ष यानी शुल्क वसूलता था व्यवसाय और व्यापार पर कर। अकराध्यक्ष जो था दोस्तों, ये अकराध्यक्ष ये खान यानी माइंस का नियंत्रण करता था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 95 क्वेश्चन पे आ जाइएगा। कह रहा है कि मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है दोस्तों? तो सीता जो है ये राजकीय भूमि से प्राप्त आय को कहते थे। सीता याद रखिएगा, मौर्य काल में। ठीक है दोस्तों, एक्सप्लेनेशन में है, मौर्य काल में राजकीय भूमि की व्यवस्था को शीताध्यक्ष द्वारा नियंत्रित किया जाता था दोस्तों। इससे प्राप्त होने वाले आय को ही सीता कहा जाता था। 96 देखिएगा, मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन जो है राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? मौर्य मंत्री परिषद में दोस्तों तो ये समाहर्ता जो था ये राजस्व को इकट्ठा करने का काम करता था, समाहर्ता। और ये अंतपाल जो था दोस्तों ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स था, एक तरह से कह सकते हैं बीएसएफ जैसा। अंतपाल ये सीमा का रक्षक था। और प्रदेष्टा जो था दोस्तों ये कमिश्नरियों का प्रशासन करता था, प्रदेष्टा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। देखिएगा, अंतपाल सीमा रक्षक का देखभाल करता था और प्रदेष्टा कमिश्नरियों का प्रशासन हुआ करता था। जबकि राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट 97 नंबर, निम्नलिखित में से कौन दोस्तों मौर्ययुगीन अधिकारी तौलमान का प्रभारी था? तो तौल माप का दोस्तों प्रभारी दोस्तों ये पौतवाध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष जो था दोस्तों ये तौलमान का प्रभारी था मौर्ययुगीन युग में। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। और पाण्याध्यक्ष जो था ये वाणिज्य विभाग का, याद रखिएगा। और सूनाध्यक्ष जो था ये बूचर खाने का प्रभारी था, सूनाध्यक्ष। और पाण्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग का, और पौतवाध्यक्छ तौलमान का। उसके बाद दोस्तों 98 नंबर देखिएगा, पंकोदक सन्निरोधे ये कौन था दोस्तों? ये मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। ये दोस्तों सड़क पर कीचड़ फैलाने पर लिया जाता था। यानी मौर्य प्रशासन में दोस्तों अगर सड़क पर कीचड़ फैलाता था तो उसके लिए जुर्माना था पंकोदक सन्निरोधे। इसको इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ दिया हुआ है, ये जो है पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन में सड़क पर जल और कीचड़ इकट्ठा करने के कारण जुर्माना दिया जाता था। 99 नंबर दोस्तों, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था दोस्तों? तो ये तक्षशिला जो था ये मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। इसको याद रखिएगा। उसके बाद है, इसका इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये देख लीजिए। वैशाली वर्तमान में बिहार का एक जिला है। प्राचीन काल में वैशाली बुद्ध एवं जैन परंपरा से जुड़ा रहा है।
इसकी स्थापना 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध जन्म 563 BC से पहले की गई थी। महावीर स्वामी का जन्म भी यहीं हुआ है। नालंदा बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था दोस्तों। सर्वप्रथम यह बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई थी। नालंदा में की गई खुदाई से पता चलता है कि यह विश्वविद्यालय लगभग 1 मील लंबाई में और आधा मील चौड़ाई में स्थित था। तक्षशिला मौर्य काल में हिंदू और बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। 100 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। तो ये दोस्तों धर्मस्थीय जो दीवानी मामला देखता था, और कंटक शोधन जो था दोस्तों, ये दोस्तों फौजदारी मामले देखता था। तो ये दो दोस्तों मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था के न्यायालय थे, धर्मस्थीय और कंटक शोधन। देखिएगा एक्सप्लेनेशन में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दोस्तों मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार के थे, धर्मस्थीय तथा कंटक शोधन। धर्मस्थीय दीवानी मामले देखते थे, कंटक शोधन दोस्तों फौजदारी मामले यानी क्रिमिनल केसेज को देखते थे। प्रदेष्टा जो थे दोस्तों ये फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश थे, तथा व्यवहारिका जो थे ये दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश थे। तो याद रखिएगा, प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश और व्यवहारिका दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेख है कि जो अमात्य धर्मोपधाशुद्ध अर्थात धार्मिक प्रलोभन द्वारा शुद्ध चरित्र वाले सिद्ध होते थे, उन्हें ही न्यायाधीश बनाया जाता था। ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेखित किया गया है कि उस समय न्यायाधीश का चुनाव कैसे होता था। जो अमात्य जो है ये धर्मोपधाशुद्ध अर्थात धार्मिक प्रलोभन द्वारा शुद्ध चरित्र वाले सिद्ध होते थे, उन्हीं को न्यायाधीश बनाया जाता था। और न्यायाधीश जज को याद रखिए, प्रदेष्टा दोस्तों फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश को कहते थे, और व्यवहारिका दोस्तों दीवानी न्यायालय के न्यायाधीश को कहते थे। ये 101 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों और वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था दोस्तों? तो ये जो था मागध का व्यवसाय था, कंठस्थ करना। देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन, ये 2016 के PYQ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो भारत में के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्ति, राजवंशीय इतिहास और वीरगाथा को कंठस्थ करने का व्यवसाय मागध एवं सूत वर्गों का था। मागध और सूत याद रखिएगा, इनका काम था राजवंशीय इतिहास और वीरगाथा को कंठस्थ करना। भैया क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर याद रखिएगा। 102 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायत के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया था? तो ये दरवीर दोस्तों जो चोल कहलाता है, चोलों ने किया था, यानी दरवीरों ने किया था। उसके बाद है दोस्तों 103 नंबर क्वेश्चन। प्राचीन भारत में निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा प्रत्येक पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई दोस्तों? ये अर्थशास्त्र में दिया गया है, इसको जरूर याद रखिए। उसके बाद है दोस्तों 104 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित प्रोहिबिट है? तो ये दोस्तों मनुस्मृति में जो है ये पुनर्विवाह वर्जित है, प्रोहिबिट यानी रोक है, निषेध है मनुस्मृति में। जबकि अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य की, इसमें परमिशन है, याज्ञवल्क्य में भी परमिशन है, जातक में भी परमिशन है। उसके बाद है दोस्तों 105 नंबर क्वेश्चन कि विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था दोस्तों वरात्य क्षत्रिय का। वरात्य क्षत्रिय का सामाजिक स्तर मिला था भारतीय समाज में विदेशियों को। फॉलेन क्षत्रिय, वरात्य क्षत्रिय यानी फॉलेन क्षत्रिय।
उसके बाद 1 से 6 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए थे दोस्तों। फाहियान, इत्सिंग, मेगास्थनीज और ह्वेनसांग। उनके आगमन का सही कालक्रम क्या है? तो इसमें दोस्तों ह्वेनसांग, मेगास्थनीज, इत्सिंग और फाहियान। तो सबसे पहले दोस्तों मेगास्थनीज आया था, उसके बाद जो है मेगास्थनीज के बाद फाहियान, फाहियान के बाद दोस्तों ह्वेनसांग, ह्वेनसांग के बाद इत्सिंग। यानी 3142 3142 3142 ये होगा दोस्तों। यानी मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग। एक्सप्लेनेशन देखिएगा, यूनानी शासक सेल्यूकस ने मेगास्थनीज नामक अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। वह बहुत दिनों तक पाटलिपुत्र में रहा तथा भारत पर उसने इंडिका नामक पुस्तक की भी रचना की। चीनी यात्री जो है ये फाहियान, ये दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत की यात्रा किया था फिर फाहियान। और चीनी यात्री ह्वेनसांग जो थे ये हर्षवर्धन के समय भारत आया था। और इत्सिंग जो था दोस्तों ये 7वीं सदी में दोस्तों भारत आया, एक चीनी यात्री था इत्सिंग। उसके बाद 107 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, चाणक्य, पियादसी, सैंडोकोटस, अमित्रघात, विष्णुगुप्त। तो विष्णुगुप्त तो दोस्तों चाणक्य को कहते हैं, चाणक्य का बचपन का नाम विष्णुगुप्त। अशोक को दोस्तों पियादसी याद रखिएगा। और जो है चंद्रगुप्त जो दोस्तों इसको सैंडोकोटस। और बिंदुसार जो है दोस्तों इसको अमित्रघात यानी शत्रुओं का नाश करने वाला, इसको याद रख लीजिएगा। इसका यहाँ दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये देख लीजिए। चंद्रगुप्त का सैंडोकोटस, बिंदुसार का अमित्रघात, अशोक का पियादसी या पियादर्शी, चाणक्य का विष्णुगुप्त। 108 दोस्तों, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ, याद रखिएगा। जिसकी हत्या दोस्तों 185 BC में या 184 BC में पुष्यमित्र शुंग ने किया था। और इन्होंने पुष्यमित्र शुंग ने दोस्तों शुंग वंश की स्थापना की मौर्य वंश के बाद। 109 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, सही है। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कन्नव ने की और उसने राज सिंहासन हथिया लिया और उसके बाद दोस्तों कन्नव वंश की स्थापना की, ये भी सही है। आंध्र ने कन्नव राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था, तो ये भी सही है। यानी तीनों कथन सही है दोस्तों, सही बोल रहा है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये IAS 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिएगा। जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 BC में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की, वह इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के नाम से जाना जाता है या विख्यात है। शुंग वंश का अंतिम राजा था देवभूति, इसकी अत्यंत विलासी था। देवभूति दोस्तों अत्यंत विलासी था और ये शुंग वंश का अंतिम राजा था। वह अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्र द्वारा मार डाला गया। उसके बाद वायु पुराण के अनुसार दोस्तों अंतिम कन्नव शासक था सुशर्मा। अंतिम कन्नव शासक सुशर्मा अपने आंध्र जातीय भृत्य सिमुक द्वारा मार डाला गया था। ठीक है दोस्तों। 110 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था दोस्तों? तो गिरनार क्षेत्र में जो है जल संसाधन व्यवस्था की ओर चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने ध्यान दिया था। यानी 2 और 3 सही होगा दोस्तों, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों जल संसाधन व्यवस्था के लिए जो है सुदर्शन झील का भी निर्माण करवाया था। उसके बाद है दोस्तों 111 नंबर क्वेश्चन। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह था चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों सुदर्शन झील का निर्माण कराया था गिरनार क्षेत्र में। और दोस्तों अशोक ने इसमें से नहर निकाली थी, इसको याद रखिएगा।
और रुद्रदामन दोस्तों इन्होंने इसका नहर का सुदर्शन झील का मरम्मत किया था। और स्कंदगुप्त दोस्तों इसका पुनरुद्धार किया था। तो यानी चारों सही है, चारों ऑप्शन दोस्तों एक मतलब गिरनार क्षेत्र में सुदर्शन झील से संबंधित है। तो जबकि सबसे पहले सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, उससे दोस्तों अशोक ने नहर बनवाया, और रुद्रदामन ने दोस्तों बाद में उस झील को सुदर्शन झील का मरम्मत भी करवाया था। तो इसको याद रखिएगा। और स्कंदगुप्त ने दोस्तों इस सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, इसमें दिया हुआ है, देखिएगा। ईसवी सन के पूर्व यानी ईसा पूर्व की कुछ शताब्दी में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाया। ठीक है दोस्तों। और अशोक ने ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में इससे नहर निकाली। और शक क्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्य का वर्णन है। जूनागढ़ अभिलेख में जूनागढ़ के शासक रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत करवाई थी। इसको भी याद रखिएगा। रुद्रदामन जो है दोस्तों ये जूनागढ़ के शासक थे जिन्होंने इसकी मरम्मत करवाई। चूँकि रुद्रदामन का यह कार्य दूसरी शताब्दी ईस्वी का था, अतः उत्तर में ईस्वी सन के पूर्व की शताब्दी के संदर्भ में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का ही नाम रहेगा। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन में 110 वाला में देखिएगा रुद्रदामन नहीं आया, चूँकि ये दूसरी शताब्दी में किया था। जबकि यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा था ईस्वी सन के पूर्व की ओर शताब्दी यानी ईसा पूर्व, तो इस समय चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ही होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ दिया हुआ है कि चूंकि रुद्रदामन का यह कार्य दूसरी शताब्दी ईस्वी का था, अतः उत्तर में ईस्वी सन के पूर्व की शताब्दी के संदर्भ में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का ही नाम रहेगा। इस प्रकार यद्यपि शक शासक रुद्रदामन का नाम भी गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था से जुड़ा है, किंतु इसका समय ईस्वी सन के बाद 150 ईस्वी है। उसके बाद दोस्तों इसके अतिरिक्त स्कंदगुप्त जो था इसके समय भी झील का पुनरुद्धार करवाया गया था। तो स्कंदगुप्त जो है इस झील का पुनरुद्धार किया था। इसलिए इस क्वेश्चन का दोस्तों एक्सप्लेनेशन 110 क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से मिलता है। तो निर्माण यहाँ पूछ रहा है तो ये ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। 112 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख है दोस्तों? तो ये महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक का उल्लेख है। 113 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? किसमें अशोक का अभिलेख पाया गया है? तो दोस्तों महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में अशोक का अभिलेख पाया गया है। उसके बाद है दोस्तों 114 नंबर देखिएगा। बराबर पहाड़ी की गुफा के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है यानी गलत है? बराबर पहाड़ी की गुफा के विषय में दोस्तों, तो इसका करेक्ट गलत है। पहला सही है, बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफा है, सही है। 3 गुफा की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है, ये भी सही है। यह अभिलेख इन गुफाओं को आजीवकों को समर्पित होने का उल्लेख करता है, तो ये भी सही है। यह अभिलेख जो है दोस्तों बराबर पहाड़ी की गुफा अभिलेख, यह अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के है नहीं दोस्तों। ये बराबर पहाड़ी की गुफा जो है 600 BC के नहीं है, ये दोस्तों मौर्य काल के हैं बराबर पहाड़ी की गुफा। तो मौर्य प्रशासन का जो काल है दोस्तों यहाँ देखिएगा, ये 322 से 185 BC के हैं, तो इसको याद रखिएगा। ये यानी कि इन गुफा में उत्कीर्ण अभिलेख जो है 3री शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, एक्सप्लेनेशन इसका देखिएगा दिया हुआ है कि दक्षिणी बिहार के गया जिले में स्थित बराबर और नागार्जुन पहाड़ी, ये दोस्तों गया जिला में है, बराबर और नागार्जुन पहाड़ी। नागार्जुनी में 3 गुफा और बराबर नामक पहाड़ी पर कुल 4 गुफा है, जिनमें से 3 गुफा की दीवार पर अशोक का लेख उत्कीर्ण है।
चौथा गुफा जो है दोस्तों लोमस ऋषि गुफा, इसमें मौखरी शासक अनंत वर्मन का लेख है। इसे वैष्णव गुफा भी कहते हैं। प्रथम 3 गुफा अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय के साधु के निवास के लिए गुफा दान में दिए जाने के विवरण सुरक्षित है। उसके बाद है दोस्तों चट्टानों को काटकर बनाए गए इन गुफा का संबंध जो है मौर्य काल से संबंधित है, जो कि 322 से 185 BC के हैं। इन गुफाओं में उत्कीर्ण अभिलेख 3री सदी ईसा पूर्व से संबंधित है। नेक्स्ट 115 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित है? लोथल है, सारनाथ है दोस्तों, इधर एंशियंट डॉकयार्ड यानी प्राचीनतम डॉकयार्ड, तो लोथल दोस्तों प्राचीन जो है एंशियंट डॉकयार्ड ये लोथल से संबंधित है दोस्तों, सही है गोदीबारा या डॉकयार्ड। सारनाथ जो है दोस्तों ये फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, ये सारनाथ में ही पहला उपदेश दिया था दोस्तों। फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध यानी कि बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ में था, तो ये भी सुमेलित है दोस्तों, दोनों सुमेलित हैं। उसके बाद देखिएगा ये 3-4 देखिएगा, राजगिरी दोस्तों ये लैंड कैपिटल ऑफ अशोक, नहीं दोस्तों ये अशोक का जो है लैंड कैपिटल ये सारनाथ में है, न कि राजगिर में, तो ये गलत है। नालंदा ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, ये सही है दोस्तों, बुद्धिस्ट लर्निंग का ग्रेट प्लेस है नालंदा, तो यानी 3 को छोड़कर 1, 2, 3, 4 सही है दोस्तों, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 1, 2, 4 सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये मौर्य काल से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे खत्म हो गया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो आएगा दोस्तों मौर्योत्तर काल यानी मौर्य के बाद के काल। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर चैनल पर पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, और प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों बाकी सभी वीडियो को आप देख लीजिएगा। थैंक यू।